हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या है ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और साथ के साथ आज हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम, जेईई या फिर नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं जिससे क्लियरिटी बने कि इस टॉपिक का नाम क्या है। तो हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। कहां पर बच्चों? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये आज का हमारा टॉपिक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है बच्चों, या लूप भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पर मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। ये अंडरलाइन भी कर दी जिससे हाईलाइट बनी रहे कि ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है और इस पर हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। तो बच्चों नाम ध्यान से सुन ले, क्या है? हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। कहाँ पर? ऑन द एक्सिस पर। सर किसकी एक्सिस पर? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। चलो डिटेल में समझते हैं, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि इसका डायग्राम ही मेन है, सबसे मेन डायग्राम ही है। डायग्राम लोगों को समझ नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ बच्चों? ये सर्कुलर कॉइल आपको दिख रही होगी। सर नहीं दिख रही हमें तो ये ओवल दिख रहा है। तो बच्चों हाँ दिख रहा होगा, ओवल दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए आप किसी कॉइल को जब देखते हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों? आप किसी कॉइल को देखते हैं, सर्कुलर है, सर्कुलर। पर सर्कुलर कॉइल को कभी आप यहाँ से देखें, बिल्कुल सामने से देखें, फ्रंट से, तो सर्कुलर नज़र आएगी। पर कभी आप उसे थोड़े एंगल से देखें तो वो सर्कुलर नज़र नहीं आएगी। कैसी नज़र आएगी? थोड़ी सी ओवल। तो ये ओवल डायग्राम है और इसके अंदर मान लीजिए मैंने करंट फ्लो कर दिया किस डायरेक्शन में, तो आपको दिख रहा होगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट बना दिया, ये रहा। ठीक है, और ये क्या है? इस कॉइल का सेंटर है, O है, और ये जो है इसकी रेडियस है। रेडियस कितनी मान ली? R मान ली, रेडियस R मान ली। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी का है। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको कहानी तो ये पता होनी चाहिए कि भैया जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हाँ है ना। तो इस बार हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी? एक्सिस पर। तो ये जो है, ये देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस। इस एक्सिस पर हमने P पॉइंट ले लिया और ये एक्सिस सेंटर से ये P पॉइंट कितनी दूरी पर मान लिया हमने? X दूरी पर मान लिया। अब हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बच्चों आपको पहले बायोट-सेवर्ट लॉ पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रफ में बना दूं। बच्चों बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि मान लो एक वायर है जिसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अक्रॉस, इसके आसपास क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट होगी? मान लीजिए इस जगह क्रिएट होगी। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसे हम dB से शो करते हैं, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और dB का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। सर स्मॉल क्यों? क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि भैया आपको पूरे वायर की लेंथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? DL। तो इस DL से P पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये डिस्टेंस क्या होती है? R, और ये एंगल क्या होता है? थीटा। तो बच्चों याद होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4π IdL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। सर I क्या है? I जो है करंट है। DL क्या है? इस वायर की छोटी सी लेंथ DL। और थीटा क्या है? थीटा जो है DL और P पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल है। और R क्या है? डिस्टेंस है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मल फॉर्म था, आपको याद होगा। और कभी हम वेक्टर फॉर्म की तरफ चले, याद कीजिए बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी था। बायोट-सेवर्ट लॉ ये क्या है? जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उसके लिए समझा रहा हूँ मैं। तो जिसने वेक्टर फॉर्म नहीं देखा तो याद कीजिए वेक्टर फॉर्म क्या था? वेक्टर फॉर्म था μ0/4π I, और यहाँ पर था DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर।
और नीचे आर क्यूब। बहुत से बच्चों ने सोचा भी था कि यहाँ पर आर क्यूब क्यों आया, कभी आपको ये नहीं पता तो लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखिए। लास्ट लेक्चर में हमने सब कुछ बताया था बच्चों। लास्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, लास्ट लेक्चर में ये बात ये थी कि डीएल और आर जो था एक दूसरे के क्या था, परपेंडिकुलर। जो लेंथ हम ले रहे थे और जो लाइन ज्वाइन कर रहे थे, लेंथ जो ले रहे थे और जो लाइन ज्वाइन कर रहे थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। और साथ के साथ ये जो डीएल और आर का जो आंसर आया था वो क्या था, डीबी के परपेंडिकुलर था। याद कीजिए, क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो आंसर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब डीएल जो है आर के परपेंडिकुलर है, साथ के साथ डीबी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, और साथ के साथ ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर। ये सब कुछ आपको डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, ये बात आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ समझा दी गई थी। और ये लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तो बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा लास्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि मुझे आज जो टॉपिक पढ़ाना है वो सारा के सारा लास्ट लेक्चर के बायोट-सेवर्ट लॉ पर ही आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये एक क्या है बच्चों, सर्कुलर कॉइल है, दिख रही है सर्कुलर कॉइल। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर्कुलर कॉइल से सर्कल तो दिख ही नहीं रहा है। बच्चों कभी आप सर्कुलर कॉइल को सामने से देखो तो सर्कुलर नजर आएगी, पर बच्चों कभी आपने ये सर्कुलर कॉइल को कभी इस एंगल से देख रहे हैं तो सर्कुलर नहीं ओवल नजर आएगी। तो ये ओवल दिख रही है, ठीक है। और सामने सेंटर से एक्स दूरी पर एक पी पॉइंट है, एक्सिस पर, ये एक्सिस है, ठीक है। हमने इसका सेंटर O ले लिया, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और रेडियस क्या ले ली, R ले ली। चलो, तो अब इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, हाँ सर निकालनी है। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा। अब बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि भैया मुझे पूरे वायर से मतलब नहीं है, मुझे पूरे वायर से मतलब नहीं है, सिर्फ किस वायर से मतलब है, छोटे से वायर से। किससे बच्चों, छोटे से वायर से। तो मैं यहाँ पर रेड पेन से एक छोटा सा वायर ले रहा हूँ, ये देखिएगा, ये छोटा सा वायर है जिसे मैं नाम क्या दे दूँ, ए भी दे दूँ। और इस वायर की लेंथ कितनी है, तो इस वायर की लेंथ जो है वो कितनी ले ली, डीएल ले ली, ठीक है। आपको बता दूँ ये कॉइल कैसी, देखिए ये कॉइल जो है ये कॉइल एसी है, ठीक है, ये एसी है, दिख रही है बच्चों ये कॉइल। ये कॉइल में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, दिख रहा है बच्चों। देखिए अब कभी मैं यहाँ से देखूँ तो कॉइल एसी है, कॉइल एसी है, बिल्कुल एसी है, हाँ है ना बच्चों। तो डीएल लेंथ कहाँ होगी, ऊपर होगी, हाँ है ना। डीएल लेंथ कहाँ होगी, ऊपर, जो कि अंदर की तरफ जा रही। करंट कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ। करंट कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ। तो ये डीएल जो होगा वो कहाँ की तरफ जा रहा होगा, अंदर की तरफ। ये बात समझ में आई होगी। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से, ऐसा गया गुचुप, फिर गया, फिर गुचुप, ठीक है। तो करंट जो है इस कॉइल में ऐसा जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों डीएल लेंथ की बात होगी। अब हम P पॉइंट से DL को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो ये ज्वाइन कर दिया और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, R नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों, R नाम दे दिया। अब बच्चों ये DL और R जो है, DL और R के बीच जो एंगल बनता है वो कितना होता है, थीटा होता है। तो बच्चों बता सकते हो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा। चलो मैं बताता हूँ। देखिए देखिए 3 पेन को रख देता हूँ। सबसे पहले आप कॉइल को इमेजिन करें। देखिए ये कॉइल दिख रही है आपको, थोड़ा सा देखिए, ये कॉइल दिख रही है, ये ऐसी, ये रही कॉइल, दिख रही कॉइल, ये रही कॉइल, ठीक है। ये तो कॉइल के अंदर करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, इधर। तो डीएल लेंथ को इस तरफ कंसीडर किया तो डीएल लेंथ ये रही, ठीक है, डीएल लेंथ ये रही। और पी पॉइंट वहाँ है तो पी पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस को हम आर कहते हैं, ये रहा। तो बच्चों बताओ ये डीएल है और ये आर है तो कितना एंगल बना रही है। देखिए डीएल और आर कितना एंगल बना रही है बच्चों। ये डीएल है, ये डीएल लेंथ है जो कि अंदर की तरफ है। डीएल लेंथ और आर कितना एंगल बना रही है, 90। तो थीटा कितना है यहाँ का, 90 डिग्री है, सही है। तो लगाते हैं हम बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बाय कौन सा लॉ बच्चों, बाय बायोट-सेवर्ट लॉ एट पॉइंट P। तो बाय बायोट-सेवर्ट लॉ हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट कौन है बच्चों, AB लिया है और AB की लेंथ कितनी ली है, DL ली है। तो बच्चों बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ होता है μ0/4π, हाँ सर बिल्कुल होता है, I DL
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर थीटा क्या है, हम तो भूल गए। थीटा जो है वो कौन है, डीएल और आर के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल। ये डीएल कहाँ है सर, डीएल तो सर कहाँ है सर, ये तो एक्यूट एंगल नजर आ रहा है बच्चों, ये 3D डायग्राम है। डीएल कहाँ है, तो देखिए कॉइल कुछ इस तरह से, ऐसी सर्कुलर कॉइल, हाँ है ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो डीएल कहाँ होगा, ऊपर, ऊपर डीएल ऊपर, ये रहा ऊपर जो कि अंदर की तरफ है। आर कहाँ होगा, इधर, ये आर, ये रहा आर 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 आर। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना, 90। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस डीएल जो है वो आर के क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो डीएल जो होगा आर के परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर थीटा कितना होगा, 90। तो बच्चों बताओ डीबी कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, ये तो सभी जानते हैं। हाँ सर सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है। तो आपको अभी मैंने बताया था डीएल क्या है, इधर है, आर इस तरफ है, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगी, हाँ है ना। कभी डीएल जो है जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, और ये एक्स एक्सिस पे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वाई एक्सिस पे होगी। चल नहीं आया समझ में, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। चलो तो बच्चों आपको मैं समझाता हूँ। देखिए डीएल कहाँ है, तो डीएल जो है इस तरफ है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, हाँ है ना, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। आपको राइट हैंड थंब रूल पता है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, करंट कहाँ जा रहा है बच्चों, देखिए करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, देखिए करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, करंट अंदर, तो करंट की डायरेक्शन कौन शो करेगा, थंब। तो ये जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ है ना। करंट कहाँ जा रहा है बच्चों, करंट कहाँ जा रहा है, करंट कैसा जा रहा है, अंदर, तो उंगलियों की डायरेक्शन जो होगी वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी सर, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड डीबी। सही है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई बच्चों, नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ अगले लेक्चर में, पर बहुत से बच्चे कमेंट तो लिखते ही नहीं, मतलब समझ में आ जाता है। तो बच्चों ये डीबी क्या है, डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हाँ सर बिल्कुल, डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो है डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, हमने बनाया कहाँ है, बनाया कहाँ है, बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड पे नहीं, आपको दिमाग लगाना होगा, इमेजिनेशन करना होगा। फिर से समझाता हूँ, देखिए डीएल ऊपर है तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, हाँ है ना, बिल्कुल करंट इधर जा रहा है। तो थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, करंट की, तो उंगलियां क्या शो करती है, क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही है बच्चों। चलो बच्चों अब मैं यहाँ पर एक कुछ बताने जा रहा हूँ। इसे मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया, रेफरेंस एक्सिस ले लिया बच्चों, रेफरेंस एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस है और ये डीबी है। ये इसको थोड़ा सा मैं अच्छा लिख दूँ जिससे आपको, और ये पॉइंट बी को, पॉइंट बी अच्छा दिख रहा होगा बच्चों। तो ये रेफरेंस एक्सिस सभी को दिख रही होगी, हाँ सर दिख रही है बच्चों। ये एंगल को हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, फाई मान लिया। तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा, तो मैं आपसे कहूँगा बच्चों मैथ्स लगाओ, ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। सर क्यों फाई क्यों होगा, देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है। तो बच्चों मैथ्स लगाओ, ये वाले एंगल के बारे में आपकी क्या राय है, ये वाले एंगल के बारे में आपकी क्या राय है। सर ये वाला एंगल जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 - 5, हाँ है ना। अब बच्चों बताओ ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल का सम मिलके कितना होना चाहिए, 90। तो 90 - 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए, 90 - 5 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 आ जाए। तो 90 से 90 कैंसल, तो जो क्या जोड़ो तो बच्चों आएगा 5, मतलब ये एंगल कितना हुआ, 5 हुआ। नहीं आया सर, नहीं आया, तो बच्चों दिमाग लगाओ, अपना जवाब खुद से दे,
ठीक है बच्चों, कैसे क्या करें, मैं सब चीज़ क्यों मिटा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम हॉचपॉच न हो जाए, समझने का काम समझने का होता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 5, ये कितना होगा 90 - 5, और बच्चों ये एंगल भी 90 होना चाहिए रेफरेंस एक्सिस से, तो 90 के लिए यहाँ पर 90 - 5, तो इसको 5 होना पड़ेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बच्चों बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है, dv cos phi होगा, बिल्कुल होगा। और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, dv cos phi, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, dv sin phi होगा कि नहीं होगा बच्चों, dv sin phi, बिल्कुल सही। अब एक काम करते हैं, हम फिर से एक लेंथ लेते हैं, स्मॉल लेंथ वापस कहाँ ले रहे हैं, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट। कहाँ पर बच्चों, डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब कभी ऊपर लिया है तो इस बार हम कहाँ ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं। इसकी लेंथ फिर से हम क्या ले रहे हैं, dl ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, dl, तो ये रही dl लेंथ, और इससे इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, ज्वाइन कर रहे हैं। कितनी डिस्टेंस पे सर, बिल्कुल r डिस्टेंस पे। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, सेम यार, सेम कंसेप्ट है। आपको मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस बार करंट जो होगा ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। पिछली बार कहाँ निकल रही थी, देखिए पिछली बार हमने वायर को ऐसा होल्ड किया था, तो इस बार वायर को कुछ इस तरह से होल्ड करना होगा। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी सर, तो ये ऊपर की तरफ है। तो इस dv को फिर से हमने रिजॉल्व किया, तो ये एंगल को phi ले लिया, तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, dv cos phi। और ये वाला जो कंपोनेंट, एक काम करता हूँ मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ जिससे क्लियरिटी हो जाए। ये लाल वाला समझ में आ गया। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे कलर का पेन यूज़ करता हूँ। ब्लैक मेरे पास 3 ही तो पेन है, कौन से इतनी झांकी मंडपम। ठीक है बच्चों, तो ये जो है dv है। अब आप कहेंगे dv कौन सा dv, अरे ये वाली जो लेंथ है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो dv, ये एंगल कितना phi, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, dv cos phi, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, dv sin phi। सही है बच्चों। तो हम यहाँ पर एक काम लिख रहे हैं, लिखना चाहिए, तो लिखते हैं। पहले रुकिए, ये जगह को पूरा रफ कर दूं जिससे क्लियरिटी समझ में आए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब तो यहाँ पर आपने बायोट-सेवर्ट लॉ लिया एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट AB। सिमिलरली हम फिर से लिखते हैं, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट। इस बार करंट एलिमेंट कौन है, A' B' है, इक्वल्स टू लेंथ कितनी है, dl है। सही है, विच इज जस्ट अपोजिट टू AB। ठीक है, हमने जो पॉइंट लिया है P पॉइंट ही है, पर इस बार जो लेंथ ली है वो जस्ट अपोजिट ली है। कहाँ, पहले ऊपर ली थी, इस बार नीचे ली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का आंसर वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिस्टेंस r है, लेंथ dl है, एंगल भी वही बन रहा है, सब कुछ तो वही है, एंगल 90 बन रहा है, सब कुछ सेम है, तो आंसर फिर से वही आएगा। बोलो क्या आएगा, μ0/4π IdL/r²। IdL/r²। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर लिख क्यों रहे हो, कभी आंसर सेम है तो लिख क्यों रहे हो। लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। सर क्यों अलग अलग है, समझ ही नहीं आया। देखिए, जब आप इस वायर की बात करें, जब ये वायर की बात करें, कुछ
वायर की बात करें तो ऊपर जब लेंथ ले रहे थे तो थंब इधर जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही थी, नीचे की तरफ। हाँ या ना बच्चों, नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ। पर जब आप नीचे वाले वायर को होल्ड कर रहे हो तो देखिए, आप खुद भी होल्ड करके देखिए, वायर ऐसा होल्ड होगा, ऐसा। इस बार जो डायरेक्शन जा रही इस तरफ जाएगी, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये कहाँ की तरफ आएगी बच्चों, कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। सही है बच्चों, नीचे। और ये कहाँ की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। हाँ है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों की वैल्यू तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमने क्या किया, इन डीवी को क्या कर दिया, रिजॉल्व किया। तो रिजॉल्व डीवी इनटू टू कंपोनेंट्स कर दिया बच्चों। डीवी को रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में। फर्स्ट कौन है, डीवी कॉस फाई, और सेकंड कौन है, सेकंड है सर डीवी साइन फाई। अब आप फिगर से पहचाने इस डीवी कॉस फाई और इस डीवी कॉस फाई के बारे में आपकी क्या राय है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, सेम है पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ है ना बच्चों, सेम तो है पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों मान लीजिए एक कार को धक्का लगा रहे हो आप, सेम फोर्स है, इधर से आप 5 न्यूटन का लगा रहे हैं और इधर से एक और आदमी 5 न्यूटन से लगा रहा है, तो बोलो क्या होगा, वो कार मूव ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों 5 न्यूटन ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसल। सर क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। तो डीवी कॉस फाई और डीवी कॉस फाई कैंसल आउट ईच अदर। और डीवी साइन फाई क्या कैंसिल कर पाएंगे, नहीं सर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। सर क्यों, क्योंकि मान लीजिए 2 आदमी हैं, दोनों कार को सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, तो 5 + 5 10 होता है ना। हाँ है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम फिगर, ओहो फिगर किसका, इसका बच्चों, इसका। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, from figure it is clear that dB cos phi components cancel each other while dB sin phi components added to each other, सर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपने 2 लेंथ कंसीडर की, ये दोनों, तो इससे ये पता चला कि इसका डीबी कॉस फाई और इसका डीबी कॉस फाई कैंसिल हो रहा है, पर इसका और इसका डीवी साइन फाई ऐड हो रहा है। वैसे कभी आपने इधर 2 लेंथ ले ली, इधर वाली और इधर वाली, तो इधर का भी डीबी कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा और डीबी साइन फाई ऐड होगा। सर इधर भी डीबी कॉस फाई कैंसिल होगा, डीबी साइन फाई ऐड होगा, इधर डीबी कॉस फाई कैंसिल, डीबी साइन फाई ऐड होगा। इसका मतलब सारे डीबी कॉस फाई कैंसिल हो जाएंगे और सारे डीबी साइन फाई ऐड होंगे। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलके बनेगी, तो देयरफॉर टोटल, जिसे हम नेट भी कह सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी बच्चों, डीवी साइन फाई का एडिशन क्या, इसका इंटीग्रेशन। क्यों सर, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड डीवी साइन फाई के लाखों करोड़ों अरबों कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, डीवी साइन फाई। हाँ है ना बच्चों, सर बिल्कुल आ गया समझ में। तो B इक्वल्स टू कितना बच्चों, डीवी साइन फाई। सर डीवी कितना है, डीवी ये रहा, दोनों का डीवी एक ही था, वैल्यू तो सेम ही थी, बस डायरेक्शन अलग थी। तो डीवी है μ0 4 पाई IDL अपॉन R²। और बच्चों कभी आप साइन फाई देखें तो डायग्राम से साइन फाई सर्च करो, ये फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई। कभी नहीं दिख रहा तो एक काम करता हूँ, मैं डीवी साइन फाई को नीचे बना देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ये रहा डीवी साइन फाई। अब ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बच्चों साइन फाई डायग्राम से देखते हैं, तो साइन फाई इज P अपॉन H। हाँ ना बच्चों, परपेंडिकुलर देखिए आप क्या है, रेडियस है, और हाइपोटेनियस कौन है, स्मॉल r है। तो क्या मैं साइन फाई की जगह r/r लिख सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते, आपके हाथ में पेन है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखूंगा मैं,
लिख दिया बच्चों। अब कभी आपने लिख दिया हो ये वाला तो मैं से मिटा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ले लिया होगा। चलो हटाऊँ, तो मैं यहाँ पर ये हटा रहा हूँ, और हटाना भी चाहिए, जगह कहाँ है, ठीक है, ये सेवट। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, जो जो बाहर निकल रहा है निकाल दो, घर से बाहर निकालो, सालों को निकालो। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, कांस्टेंट बाहर निकालो, आई भी बाहर निकलेगा, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट होता है। और कैपिटल आर, सर कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये भी बाहर निकलेगा। स्मॉल आर, हाँ सर स्मॉल आर भी कांस्टेंट है सर, क्यों, क्योंकि देखिए ये कॉइल है, और कभी आप इस कॉइल से इस कॉइल के डीएल लेंथ यहाँ कोई सी भी लेंथ कंसीडर करें और पॉइंट वहाँ पर है, तो सभी की डिस्टेंस जो होगी उस पी पॉइंट से क्या होगी बच्चों, सेम होगी। इसका मतलब आर भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो आर क्यूब भी क्या हो गया, कांस्टेंट। सर कौन कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ डीएल कांस्टेंट नहीं होगा। सर क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डीएल जो है स्मॉल लेंथ, और डीएल जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हाँ है ना, छोटी सी लेंथ है। तो डीएल का क्या करने वाले, इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन में आर क्यूब। और बच्चों डीएल क्या है, डीएल जो है स्मॉल लेंथ है सर, किसकी, सर्कुलर कॉइल की। डीएल स्मॉल लेंथ है तो टोटल लेंथ क्या होगी, तो आपको पता होगा टोटल लेंथ होगी 2 पाई आर। सर क्यों, क्योंकि डीएल एक स्मॉल लेंथ है, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगी बेटा, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो रख दिया, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर, पाई से रेड पेन से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो बोलो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2 स्मॉल आर क्यूब। सही है बच्चों। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। सर स्मॉल आर क्या है, तो क्या आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या आप रेडियस का स्क्वायर लगा सकते हैं, हाँ सर लगा सकते हैं। क्यों डर रहे हो, लगा दो। रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो क्या आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर स्मॉल आर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। और यहाँ पर पहले से क्यूब चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। होगा कि नहीं होगा, सर होगा, क्यों नहीं होगा, एक बार और समझाता हूँ। देखिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, पावर हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी। और पावर हाफ तो ये आर की वैल्यू है, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, पावर 3/2। सर बिल्कुल होगी। तो ये रहा हमारा टोटल क्या बच्चों आंसर। होगा कि नहीं होगा, पर मान लीजिए हम इसमें केस ले लें, क्या ले लें, ये हो गया आपका आंसर, हो गया कहाँ पर, एक्सिस पर आपका आंसर हो गया। हाँ बहुत से बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ये डेरिवेशन करने के बाद, क्या पूछते हैं आपसे कि सर बुक में तो ये जो dv है इधर दिया है, बुक में ये dv इधर दिया है। तो मैं कहूँगा बच्चों वो dv जो है वो तो 2D डायग्राम है, नीचे बना रहे हैं या फिर ऊपर बना रहे हैं, बोर्ड पे कैसे बनाओगे, बोर्ड पे तो आपको एक ही प्लेन दिखता है। मतलब उनने जो बनाया और मैंने बनाया बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अब बोर्ड पे 2D डायग्राम ही बना सकते हैं, 3D डायग्राम हम नहीं बना सकते। 3D बनाने के लिए दिमाग चाहिए और बोर्ड पे इतना दिमाग नहीं लग पाता है, ठीक है। तो बच्चों dv अब यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, हमने यहाँ पे लिख दिया है वो नीचे है और यहाँ पे लिख दिया ऊपर। बच्चों हमारा दिमाग यही कहता है, सही है। तो हमने यहाँ पर लिख के कंफर्म कर लिया नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, बुक में भी सही है, मेरा भी सही है, किसी और का भी सही होगा, दुनिया भर का सही होगा, ठीक है। तो इस बात पे टेंशन नहीं लेना, ये बात का ध्यान रख लेना। चल तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, केस ले रहे हैं। सर क्या केस ले रहे हैं,
हम यहाँ पर केस ले रहे हैं कि मान लो ये P पॉइंट यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? यहाँ नहीं है, 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 कहाँ है? इस जगह पर है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? व्हेन P पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ कॉइल। बच्चों बताओ, P पॉइंट कभी कॉइल के सेंटर पे है तो बताओ इस X के बारे में आपकी क्या राय है? तो आप कहेंगे कभी ये P पॉइंट यहाँ होता तो X कम होता, 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 और यहाँ पर आ जाता तो X होता ही नहीं। इसका मतलब सेंटर पे X कितना होगा? 0 होगा। हाँ सर 0 होगा, तो यहाँ पर X की वैल्यू 0 डालो। तो देयरफॉर B इक्वल्स जो हो जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर और 2 R स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, क्योंकि x कितना है? 0 है। तो बच्चों बताओ b इक्वल्स टू कितना होगा? म्यू नॉट I R स्क्वायर 2। बच्चों R स्क्वायर प्लस 0 इज R स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे कितना आ जाएगा? R क्यूब। दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चों बताओ b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I। सर R बचेगा ऊपर? नहीं बचेगा, और नीचे R बचेगा, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2R। इस आंसर को याद कर लें। सर कौन सा आंसर याद करें इन दोनों में से? ये आंसर तब लगेगा जब आप किसकी बात कर रहे हैं? एक्सिस पर कोई पॉइंट है। और ये आंसर कब लगेगा? जब पॉइंट एक्सिस पे ना होते हुए कहाँ पर है? सेंटर पे। तो दोनों ही फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल पर्पस से। बच्चों डेरिवेशन टफ था, एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और दिमाग से रिवाइज करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या, ये सर्कुलर कॉइल है। देखिए सर्कुलर कॉइल इस तरह से AC, ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें कैसा करंट फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है आप जो देख रहे हैं उसमें क्लॉकवाइज दिख रहा हो, पर मेरी तरफ से ये कैसा फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। हमने DL लेंथ कहाँ कंसीडर की? ऊपर। R पॉइंट कहाँ कंसीडर किया? यहाँ, ठीक है। R डिस्टेंस यहाँ पर और P पॉइंट यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। तो DL और R परपेंडिकुलर था। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? तो मैंने आपको कहा था करंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? नीचे, इस तरह से नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? नीचे। हमने DB को रिजॉल्व किया तो DB cos phi DB sin phi आ गया, सही है। अब आपको ज़रूरत क्यों पड़ी नीचे एक और DL लेंथ लेने की? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कभी आप वायर को देखें तो ऊपर से पकड़ने पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, पर नीचे से जब आप वायर को होल्ड कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर लेंथ पे चेंज हो रही है। इसका मतलब हमें DL को कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हमने फिर से कंसीडर किया, R डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर तो सेम आया, पर डायरेक्शन एक बार नीचे आ रही थी, एक बार ऊपर आ रही थी। DB को फिर से रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद DB के फिर कंपोनेंट लिए, और कंपोनेंट लेते ही एक बात पता चली कि DB cos phi कैंसिल कर रहा है, हाँ है ना। और DB sin phi ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब कभी आप यहाँ पर ए से बहुत सारे पॉइंट लें इस कॉइल में, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले, तो DB cos phi कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ कौन बचेंगे? DB sin phi के बहुत सारे कंपोनेंट, उन सबका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और आपके सामने आंसर आ गया, हाँ है ना। तो बच्चों इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, मज़ेदार न्यूमेरिकल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस या फिर ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, ये 2 आइडेंटिकल कॉइल्स है P एंड Q, ये 2 कॉइल्स है P एंड Q, कुछ भी ले लो P और Q। तो एक काम करते हैं, मैं ब्लू वाले को Q नाम दे देता हूँ, ये Q कॉइल है, और जो रेड वाली है उसे नाम दे देता हूँ P, ठीक है, कोई बात नहीं, P और Q नाम हो गए। तो 2 कॉइल है P एंड Q और दोनों की रेडियस कितनी है? कैपिटल R है, ठीक है, रेडियस R है। आर लाइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव कॉमन सेंटर। सर इसका मतलब समझ में आया? मतलब पहली जो सर्कुलर कॉइल है मान लो इस प्लेन में, ठीक है, तो रेड वाली जो है वो इस प्लेन में है और ब्लू वाली जो है वो इस प्लेन में, ठीक है। और इस तरह से है कि दोनों का सेंटर जो है वो कॉमन,
दोनों का सेंटर क्या है बच्चों, कॉमन है। देखिए पहली कॉइल AC है, इस प्लेन में है, और दूसरी कॉइल जो है वो इस प्लेन में है, और दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन है। और क्या बोल रखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर, मतलब इनकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है, सेंटर पे, कॉमन सेंटर में। पहले में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और दूसरी वाली कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, √3I। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, तो सर अभी लिखवाया था μ0I/2R, क्या आपको याद है, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल लेते हैं, हमने रेड वाले का निकालना है, तो पहले रेड वाले का निकाल लेते हैं। तो एट कॉइल P, या फिर लिखते हैं पहले कॉइल P, तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूले में की तो चिंता मत करो, तो मैं यहाँ पे BP लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू P कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर, μ0I होता है, और इसका करंट कितना है, करंट I दिया हुआ है, I कैपिटल लिख दो, तो μ0I अपॉन में क्या बच्चों, 2R इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, और कुछ तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I, I है हमारे इस लाल वाले का, और रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है, रेडियस कितनी, R है। तो बच्चों फिर से बता दूं, इस चैप्टर में फॉर्मूला याद करना तो बहुत छोटी बात है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है, आप बता सकते हो, डायरेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर लाल वाले का डायग्राम अलग से बनाता हूँ, देखिए अलग से बनाया, ठीक है। और इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो रहा है, ये दिख रहा है, ये करंट ये ऐसा दिख रहा होगा। तो बच्चों बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो सर डायरेक्शन निकालने का ठेका हमने किसको सौंप रखा है, राइट हैंड थंब रूल को, हाँ है ना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल बात बोलता है कि भैया थंब क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन। तो मान लीजिए करंट जो है ऐसा फ्लो हो रहा है, ये दिख रहा है करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो मैंने इस कॉइल को ऐसा पकड़ा और इस तरह से पकड़ा कि थंब क्या शो करेगा, करंट कर रहा है शो। तो बच्चों बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, ऊपर की तरफ। और ऊपर को किससे शो करते हैं, डॉट से, हाँ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। सर कभी मैं यहाँ से होल्ड करूँ तो, हाँ तो ये देख लो, यहाँ से होल्ड कर लो, आपने इसे ऐसा होल्ड किया, देखिए कॉइल तो ऐसी जा रही है ना, अरे भाई कॉइल तो ऐसी जा रही है ना, तो आपको ऐसा होल्ड करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वापस कहाँ निकल रही है, सेंटर में, ऊपर, तो ऊपर। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड जो कि कहाँ पर निकल रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ निकल रही है। इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखे, मैं इंग्लिश यहाँ से देख लेता हूँ, तो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ऊपर को मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड। ये ब्लू वाले का काम खत्म, वर्टिकली अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रही है, सर वायर को कभी मैं यहाँ से होल्ड करूँ, अरे भाई तेरी जहाँ से इच्छा है वहाँ से होल्ड कर। अब यार वायर क्या ऐसा है, बोर्ड में जाके तो होल्ड कर नहीं सकते, हाँ है ना। तो इसलिए आपको वायर को समझना है, कुछ वायर इस तरह से, ये वायर इस तरह से, ठीक है। और करंट भी ऐसा ही फ्लो हो रहा है जैसा कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो वायर को आपने यहाँ से होल्ड किया तो ऊपर, यहाँ से होल्ड किया तो भी ऊपर, और यहाँ से होल्ड किया तो भी ऊपर, और सर यहाँ से होल्ड किया तो भी ऊपर ही निकलेगा। देखिए मैं अपने हाथ को इतना घुमा सकता हूँ, घुमा लिया। अब मैं ब्लू पेन की बात करता हूँ, तो इस बार मैं कॉइल Q की बात करता हूँ, और कॉइल Q जो है मैंने रेड पेन से नहीं, किससे, ब्लू पेन से बना रखी है। तो फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है μ0I, पर इसका I जो I नहीं है, बोलो क्या है, I जो है वो है √3I, और अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है 2R, और दोनों की रेडियस जो है 2R ही थी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों 2। मैंने फिर से कहा था कि भैया मेन काम यहाँ पर फॉर्मूला याद करना नहीं है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल करने बैठे हो तो। मेन होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पर कॉइल बना देता हूँ। देखिए ये कॉइल दिख रही है सभी को, नहीं दिख रही तो देखें जूम करके,
ठीक है। तो ये रही कॉइल और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कैसा, √3I, ये रहा √3I, वो तो सभी जगह फ्लो हो रहा होगा, आप 4 जगह बनाओ या 6 जगह बनाओ, √3I। तो वायर को कहाँ से होल्ड करना चाहोगे, तो कहीं से भी होल्ड कर लो। ये वायर जो है यहाँ पर तो ऐसा था और यहाँ पर कैसा फ्लो हो रहा है करंट, तो वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका भी एरो ऐसे ही आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ, देखिए यहाँ से होल्ड करता हूँ, यहाँ से वायर को होल्ड करता हूँ। तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ निकलेगी, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये वायर कुछ जो है वो ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगी, हाँ है ना। ये उंगली मेरी ऐसी जा रही है, तो कहाँ की तरफ होगी, बताओ बच्चों बताओ। फिर से मैं समझाता हूँ, देखिए ये वायर कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ये घूम रही है तो ये कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ, इस तरफ होगी कि नहीं होगी। अब बाहर को मैं इस तरफ तो बना नहीं सकता, इसलिए मैं इस तरफ बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ की तरफ होगी, आउटसाइड द। बच्चों मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि कभी मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी सीधा हाथ है, आपके पास भी थंब है, उससे आप करके देखें। देखिए ये कैसा फ्लो हो रहा है करंट, ऐसा, हाँ है ना। करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, हाँ है ना। करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, तो करंट इस तरफ से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ निकलेगी बच्चों, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ, उंगलियां जो होती है बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये बाहर की तरफ निकल रही है। सर तो बीपी कहाँ है, बीपी ऊपर की तरफ है, ये देखिए वर्टिकली अपवर्ड। और ये कहाँ की तरफ है, इस तरफ है, हाँ है ना, इस तरफ। तो बच्चों बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में। तो बच्चों इनका रिजल्टेंट जो होगा, इसे मैं ब्लैक पेन से बनाना चाह रहा हूँ, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ होगा कि नहीं होगा रिजल्टेंट। तो हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, जन्म जन्मांतर का फॉर्मूला है, इसे कभी भूलना मत। अच्छा बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो cos 90 कितना होता है, तो थीटा यहाँ पर 90 है, तो cos 90 कितना होगा, 0। खुद तो डूबा और ये ट्वाइस BP एंड BQ को भी लेके डूबेगा, तो अंदर क्या बचेगा, BP² + BQ²। सर BP कितना है, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा μ0² √3 का स्क्वायर इज 3I² और 2R का स्क्वायर इज 4R²। और यहाँ पर BQ क्या है, हाँ BP BQ को मैंने चेंज कर दिया, तो इसको बाद में लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा μ0² I² 4R²। ठीक है बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ेगा। तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा, μ0² कॉमन आ रहा है और कॉमन आके बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सर। I का स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉमन लेके अंडर से बाहर आ जाएगा, तो I आ जाएगा, ठीक है। 4R² कॉमन आएगा और कॉमन आके बाहर निकल जाएगा, तो 2R बचेगा। तो सर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 + 1 और 3 + 1 कितना होता है, 4 और 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। इस 2 से 2 कैंसल, तो B का जो आंसर होगा वो होगा μ0I/R। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों,
क्लियर है? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, ये आपके बोर्ड की एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये आपकी जेई क्वेश्चन, जेई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, रहते ही 4 ऑप्शन और 4 में से एक ऑप्शन ये था। लोग बाग तुक्का लगाते हैं और तुक्के में तो गलती होती ही है। दिमाग लगाएं, फॉर्मूला याद करके करें तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये समझ लें यहाँ पर क्या हो रहा है। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आ रही ऊपर की तरफ। कहाँ आ रही? ऊपर। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आ रही? इस तरफ, बाहर की तरफ, आपकी मुंह की तरफ। तो यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो रिजल्टेंट हमने निकाल दिया। जल्दी से नोट डाउन करें, हम ऐसे और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं और इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है। क्यों? क्योंकि हुआ ये था कि अभी मैं समझा रहा था और मैं वीडियो को ऑन करना ही भूल गया। अब मैंने सोचा कि कौन बार बार वीडियो को इसे मिटा रहे और फिर समझाए, तो एक काम करते हैं, इसे लिख रखा है मैंने, इसे मैं पूरा लिखा हुआ समझाता हूँ। चलिए बच्चों, ये अभी मैंने आपको समझाते हुए लिखा था, पर बाद में पता चला कि मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया। तो चलिए बच्चों, आप तो अपने ही वाले हो, सब जानते हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर वायर एट पॉइंट O। आपको इंटायर वायर नज़र आ रहा है, तो आप बताएं वायर का शेप क्या है। तो आप कहेंगे सर वायर तो शेपलेस है। क्यों? क्योंकि PQ तक तो स्ट्रेट वायर है, फिर QRS जो है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर वायर है, और ST जो है स्ट्रेट वायर है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ पर निकालनी है? O पॉइंट पे। और दिया हुआ है कि वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, और इस वायर की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। क्या दी है बच्चों? स्मॉल r रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण निकालनी है। तो वायर कोई एक ही शेप का तो है नहीं कि सर्कुलर शेप का है, स्ट्रेट शेप का है, नहीं। यहाँ पे वायर 2 शेप के हैं, मैं कहूँगा 3 शेप के हैं। एक तो स्ट्रेट, फिर सेमी सर्कल, फिर स्ट्रेट। तो आप कहेंगे सर ये दोनों स्ट्रेट है, तो आपने 3 क्यों कहा? मैं बताऊंगा। देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पॉइंट पर, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट वायर के कारण निकाल लेते हैं। स्ट्रेट वायर के कारण निकाल लेते हैं। स्ट्रेट वायर PQ भी है और ST भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट O ड्यू टू स्ट्रेट वायर PQ एंड ST। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभी लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन जो है वो सर्कुलर वायर का किया था, हाँ है ना, स्ट्रेट वायर का नहीं किया। तो स्ट्रेट वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला अभी तक अवेलेबल नहीं है। हाँ, आगे चल के मैं अगले लेक्चर में फॉर्मूला बताऊंगा, पर अभी आपको करना है तो आप क्या करेंगे, तो अभी आप बायोट-सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि सारे डेरिवेशन किससे होने हैं? बायोट-सेवर्ट लॉ से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? μ0/4π IDL sin θ/r²। μ0/4π तो कांस्टेंट है, कोई बात ही नहीं। I क्या है? वायर में फ्लो होने वाला करंट, जो कि 1 एम्पियर दिया हुआ है। सर DL क्या है? तो DL क्या है? इस वायर की, इस स्ट्रेट वायर की स्मॉल लेंथ, तो ये DL है। सही है, DL जो है वो स्मॉल लेंथ है। क्लियर है? और सर साइन थीटा क्या है? तो मैं साइन थीटा के बारे में बता दूं। क्या आपको बायोट-सेवर्ट लॉ पता है? बायोट-सेवर्ट लॉ में वायर को हमने ऐसा लेते थे, याद करें, और कभी P पॉइंट ऐसा था, तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होता है? 90। मतलब वायर ऐसा हो और P पॉइंट इधर हो, जो कि यहाँ पर O पॉइंट है, तो एंगल कितना बनता है? 90। पर मान लो कभी वायर ऐसा होता, इसी लाइन में, ये DL वायर इसी लाइन में होता और P पॉइंट भी इधर होता, तो बच्चों बताओ इस बार एंगल कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर वायर कभी ऐसा था तो 90 एंगल बनता, पर कभी वायर ऐसा होता तो एंगल क्या होता? 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में हैं। तो बच्चों बताओ एंगल कितना होगा? 0। सर 180 भी लिख रखा है। 180 इसलिए क्योंकि इसके लिए, इस वायर के लिए एंगल 0 है, तो इस ST वायर के लिए एंगल कितना होगा? 180 होगा। इसके लिए 0, तो इसके लिए 180। तो मैंने दोनों के लिए एक साथ निकाल दिया है, तो या तो एंगल 0 होगा या 180। और बच्चों आपको बता दूं साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 है। आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा। साइन 0 0 0 इंटू समथिंग, मतलब खुद तो डूबे और पूरी दुनिया को भी लेके डूबे। तो साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0। छोटी मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? 0। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली बच्चों हमने? इसके कारण और इसके कारण, हाँ है ना। अब क्या बचा? अब बचा आपका सर्कुलर वायर है या सेमी सर्कुलर? तो आप कहेंगे सर सेमी है।
क्या आपको सर्कुलर वायर का फॉर्मूला पता है? याद कीजिए, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा था और आज के लेक्चर में भी पढ़ा, सेंटर पर हमने निकाला था। तो बच्चों याद कीजिए, कभी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये आई क्या है? करंट, और आर क्या है? रेडियस है उस वायर की। तो बच्चों बताओ, क्या ये वायर सर्कुलर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, सर्कुलर तो है ही नहीं, ये सेमी सर्कुलर है। कभी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r है तो सेमी सर्कुलर के कारण क्या होगी? इसकी आधी, और म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा कितना होता है? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इस क्वेश्चन में करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर, तो आई की जगह कितना रख दे? 1, और रेडियस क्वेश्चन में स्मॉल r दी है तो रेडियस की जगह क्या रख दे बच्चों? स्मॉल r। हाँ है ना बच्चों? तो इसके कारण, इन दोनों के कारण तो इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य रही, पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब सर डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए थंब तो दिया है भगवान ने आपको, राइट हैंड भी दिया हुआ है, तो क्या आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसे होल्ड करता हूँ तो ये क्या शो करता है? करंट की डायरेक्शन। तो ये उंगलियां क्या शो करेगी? क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट O। तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को हम किससे शो करते हैं? क्रॉस से। आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसे होल्ड करते हैं तो O पॉइंट तो यहाँ देखिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, एक तो हाथ भी भगवान ने सीधा दिया, इसको समझाएं कैसे? देखिए फिर से, ये पॉइंट ये रहा R, तो यहाँ पे करंट, और O पॉइंट यहाँ पर है। तो बच्चों बताओ, इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? इस तरह से अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए ये अंदर जा रही है तो अंदर गई, अंदर को हम क्रॉस से शो करते हैं, यहाँ पे यही लिख रखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द परपेंडिकुलरली प्लेन ऑफ पेपर। इंग्लिश में क्या लिख रखा है? अंदर, और अंदर को इतना बड़ा लिख रहे हैं अपन, परपेंडिकुलरली प्लेन ऑफ पेपर, वो भी इनसाइड है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवाया। नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन करें।